तो हम लोग अब चैप्टर 6 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, डेविएशन प्रोड्यूस बाय अ ट्रायंगुलर प्रिज्म। देखो मैं तुम्हें सिखाता हूँ, हम लोगों ने ऑलरेडी प्रिज्म के साथ डील किया हुआ है, आपको मालूम है। ये हमने प्रिज्म का एक ट्रांसवर्स क्रॉस सेक्शन ले रखा है, ए बी और सी। ठीक, आपकी ये और ये हमने रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस माने हैं। ये एक इंसिडेंट रे, क्या है ये? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे। अब इस रे का जो पाथ है वो ये है, ठीक है। लास्ट यहां पर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, फिगर क्लियर रहेगा तो आपके समझ में अच्छे से आएगा। यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, अब ये रे नॉर्मल से दूर हटेगी। क्लियर है ये बात? तो हम इसे नॉर्मल से दूर हटा देते हैं, ये यहां जाएगी। ठीक, इसे आप एंगल ऑफ इंसिडेंस I कहोगे, इसे आप एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R कहोगे। बच्चों ये अपने पास से कितना डेविएट हुई है, ये डेल्टा 1 है। ठीक, अब ये रे यहां पर पड़ी, यहां से भी हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। अब ये रे इंटरमीडियम से रेरर मीडियम में जा रही है, तो जैसे ये बेंड अवे द नॉर्मल, बेंड टुवर्ड द नॉर्मल की ये रे, ये बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी, यानी ये यहां। ठीक, या आप पीछे बढ़ा दोगे, या आप पीछे बढ़ा दोगे, तो ये आपका एंगल ऑफ इमर्जेंस है, और यानी रिफ्रैक्टिव एंगल। ठीक है, तो ये एंगल ऑफ डेविएशन 2 होगा, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको हमने पहले R1 माना था, इसको हम R2 मान लेंगे। आप जानते हो किसी ट्रायंगल में, किसी भी ट्रायंगल में सम ऑफ 2 इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 1 एक्सटीरियर एंगल। तुम्हारी आसानी के लिए हम इसका नाम P, इसका नाम Q और इसका नाम R रख देते हैं, और ये है डेल्टा। ठीक है, तो हम लिखेंगे डेल्टा नेट डेविएशन, नेट डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय द प्रिज्म। ठीक, ये है सम ऑफ 2 इंटीरियर एंगल, यानी डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, दैट इज एंगल QPR, दैट इज एंगल QPR प्लस एंगल QRP, एंगल QRP, दैट इज डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। तो ये है नेट डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय द ट्रायंगुलर प्रिज्म। What is this? This is the net deviation produced by the triangular prism. Okay, अब इसमें हम deviation depends upon following factors. आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं यहां से इसको बांध देता हूं। ठीक है, अब कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला, नंबर 1, द एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट इज I, इस पे डिपेंड करता है। दूसरा, नंबर 2, द एंगल ऑफ प्रिज्म, द एंगल ऑफ प्रिज्म। क्या है एंगल ऑफ प्रिज्म? या प्रिज्म में पढ़ चुके हैं, इसी को एंगल A हम कहते हैं। और तीसरा, थर्ड, द एंगल ऑफ प्रिज्म, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म, मटेरियल ऑफ द प्रिज्म। वीडियो को पॉज कीजिए और इसे नोट कीजिए। मैं आपकी याद दहानी के लिए लिख देता हूं, मैंने डेविएशन प्रोड्यूस का फार्मूला आपके लिए डिराइव किया था जब हम प्रिज्म्स को डील कर रहे थे। वहां पर हम प्रिज्म को जब डील कर रहे थे तो हमने ये डिराइव किया था।
आपको याद आना चाहिए डेल्टा की वैल्यू हमने लिखी थी I1 प्लस I2 माइनस ए। क्यों भाई, यही लिखी थी कि नहीं? या अगर ये नहीं याद है तो ये तो याद आ जानी चाहिए, डेल्टा मिनिमम इज इक्वल टू 2I माइनस ए। डेल्टा मिनिमम इज इक्वल टू 2I माइनस ए, ये वाली वैल्यू तो याद आ जानी चाहिए। तो अब इस चीज से तुम फार्मूला देख लो, डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस ई माइनस ए। ये वाला फार्मूला नहीं याद आ रहा है? डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस ई माइनस ए। अब देखो इससे क्या समझ में आता है कि डेल्टा किस पे डिपेंड करता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस पर। डेल्टा किस पे डिपेंड करता है? एंगल ऑफ प्रिज्म पर। और डेल्टा किस पे डिपेंड करता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म पर। तो ये था डेविएशन प्रोड्यूस बाय द प्रिज्म। वीडियो को पॉज कर इसे नोट कर लीजिए, हम आगे प्रोसीड करेंगे, इसको तुरंत डिलीट कर इरेज करके। नाउ द अनदर हेडिंग, it may be an important question for the explanation of deviation produced by a prism. Which color will be deviated more and which color will be deviated least? तो इसका जवाब देने के लिए हमने यहाँ पर इसको लिख रखा है, हम एक्सप्लेन करते हैं। What you know about the white light? It is not merely the white light. It is the combination of 7 colors. तो जब तक सातों कलर एयर मीडियम में होते हैं आपको वो व्हाइट लाइट दिखाई देगी, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो किसी मीडियम में इंटर करेगी तो क्या होगा कि स्पीड ऑफ डिफरेंट कलर ऑफ लाइट डिक्रीज करेगी। क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। आप जानते हैं जब स्पीड डिक्रीज करेगी तो फिर उसकी वेवलेंथ भी डिक्रीज करेगी, और जब वेवलेंथ डिक्रीज करेगी तो फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा अकॉर्डिंग टू काउचीज लॉ। हम अभी आगे भी मेंशन कर देंगे जबकि आपके सिलेबस में वो नहीं है कि कैसे काउचे लॉ बताता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ में क्या रिलेशन है। तो इस पूरे एक्सप्लेनेशन का टर्म यही है कि लाइट जब एयर से ट्रैवल करती हुई किसी दूसरे मीडियम में जाती है, व्हाइट लाइट, तो चूंकि वो कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स है और डिफरेंट कलर की लाइट की वेवलेंथ डिफरेंट होती है, स्पीड डिक्रीज होने की वजह से या वेवलेंथ डिक्रीज होने की वजह से स्पीड डिक्रीज करती है, जिसकी वजह से फाइनली क्या होता है कि डिफरेंट कलर की लाइट डिफरेंट जगह पे डेविएट करेगी। वही पूरा यहाँ पर एक्सप्लेन है। A white light is a combination of 7 colors and they all travel with same speed, that is 3 to 10 to the power 8 meter per second in air. But in any other medium, speed of light of different color decreases with decrease in wavelength. Since the refractive index of glass increases with the decrease in wavelength of the light, therefore the deviation caused by a prism also increases with the decrease in the wavelength of light. इसको हम और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। आप वीडियो को पॉज कर इसे भी नोट कर लीजिए, ये हेडिंग डालकर, ये हेडिंग है पूरी, ये पूरी एक हेडिंग है। इस हेडिंग को डालकर इसे भी आप नोट कर लें वीडियो को पॉज करके। फिर हम आपको डिस्पर्जन सिखाते हैं। व्हाट इज डिस्पर्जन? डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट। पहले मैं तुम्हें इसे डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा, फिर मैं इसकी डेफिनेशन बताऊंगा, फिर कॉज बताऊंगा, ठीक है। ये आपने एक प्रिज्म बनाया, इस प्रिज्म में ए, बी और सी ये 3 वर्टिसेस हो गए। ये ट्रांसवर्स क्रॉस सेक्शन ऑफ प्रिज्म है, ठीक है। आपके पास जो लाइट आ रही है ये एक व्हाइट लाइट है, और जैसा कि मैंने इससे पहले व्हाइट बोर्ड पर मेंशन किया, व्हाइट लाइट इज द कलर और कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर। व्हाइट लाइट, LIGHT, है ना, व्हाइट लाइट। तो ये व्हाइट लाइट आ रही है, तो इसके अंदर 7 कलर छुपे हुए हैं। अभी फिलहाल ये एयर मीडियम में है, लेकिन जैसे ही वो ग्लास मीडियम में इंटर करेगी, मीडियम बदला, जब मीडियम बदलेगा तो फिर आप जानते हो कि डिफरेंट कलर की लाइट की वेवलेंथ डिफरेंट होगी, ठीक है। जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होगा, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होगा वो सबसे कम डेविएट करेगा, ठीक है भाई, ठीक है। तो व्हाइट लाइट में आप ये लाइन तो ऐसे ही ले जाइए, ठीक। अब देखो तुम्हारी बुक जो है वो मिनिमम डिविएशन से नीचे चली गई है, हम ऐसा नहीं करने वाले। ये आपकी मिनिमम डिविएशन की लाइन है। टेक्निक सीख लो बेटा, है ना, टेक्निक जरूरी होती है, फिजिक्स टेक्निकल सब्जेक्ट है। एक रे तुम यहां से निकालो
और ठीक यहीं से एक रे यहां से निकालो। अब इसी के बीच में क्योंकि तुम पेंसिल से खींचोगे तो तुम्हें 7 कलर खींचने में आसानी होगी। कुल मिला के 7 रे खींचना है। इसके बीच में कितने कलर खींचने हैं? 7 रे हैं। 7 रेज निकालनी है और फिर ये यहां से डिविएट करेंगे। ये ऐसे ये 7 कलर्स होने चाहिए। ठीक, 7 कलर्स। अब यहां पर आप एक स्क्रीन अगर रख दोगे तो ये स्क्रीन पर ऑब्टेन हो जाएगी। ठीक, सबसे ऊपर होगा रेड और सबसे नीचे होगा वायलेट। सबसे ऊपर होगा रेड और सबसे नीचे होगा वायलेट। मैंने आपसे बताया था डिफरेंट कलर की लाइट की वेवलेंथ डिफरेंट होती है गिलास के अलावा किसी और मीडियम में। ठीक है, तो इसलिए वो डिफरेंट एंगल से डेविएट करेंगे। भाई आप देख सकते हैं इसका एंगल ऑफ डेविएशन देखिए और इसका एंगल ऑफ डेविएशन देखिए, दोनों में फर्क है। इसकी वजह क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट वजह है इसकी वेवलेंथ। ठीक है, तो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड विबग्योर बन गया। ये क्या है? ये विबग्योर। द फिनोमिना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट। The phenomena of splitting of white light into its constituent color. The phenomena of splitting of white light into its constituent colors when pass through a prism. आपके लिए वैसे किसी भी मीडियम में हो सकता है, लेकिन फिलहाल जो आपकी बुक कहती है वो लिख देता हूं। द फिनोमिना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट कलर आफ्टर बाय पासिंग थ्रू अ प्रिज्म। बाय पासिंग थ्रू अ प्रिज्म इज known as dispersion। इसे आप डिस्पर्जन कहोगे। क्या कहोगे? डिस्पर्जन। डिस्पर्जन क्या होता है? व्हाइट लाइट का स्प्लिट कर जाना। किसमें? अपने कंस्टिट्यूएंट कलर में। कब? जब वो एयर से किसी और मीडियम में ट्रेवल करे। यहां फिलहाल स्पेसिफिकली मेंशन है प्रिज्म। क्या मेंशन है? प्रिज्म। और ये जो आपको ऑब्टेन्ड हुआ है डिफरेंट कलर, इसे हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम। तो व्हाट इज स्पेक्ट्रम? स्पेक्ट्रम की भी डेफिनेशन लिख लेते हैं। व्हाट इज स्पेक्ट्रम? ऑन पासिंग द व्हाइट लाइट, ऑन पासिंग द व्हाइट लाइट, ऑन पासिंग द व्हाइट लाइट थ्रू द प्रिज्म, on passing the white light through the prism, the band of colors seen on a screen is known as spectrum। तो ये हो गई स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन। ठीक, द फिनोमिना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट कलर आफ्टर पासिंग बाय अ प्रिज्म इज नोन एज डिस्पर्जन। और वो जो कलर्स हैं उनको जब आप स्क्रीन पर ऑब्टेन कर लेंगे तो वो क्या कहलाएगा? स्पेक्ट्रम। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये। वीडियो को पॉज करके इसे भी नोट कीजिए, हम इसके आगे बढ़ेंगे। तो व्हाट इज द कॉज ऑफ द डिस्पर्जन? ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आप इसे भी देख लें, मैंने पूरा व्हाइट बोर्ड पर आपके लिए नोट करके रखा हुआ है, क्योंकि अगर हम डिक्टेट करते हैं तो टाइम खराब होता है और वीडियो की लेंथ अननेसेसरी लंबी हो जाती। आपके पास भी लिमिटेड डाटा है, इसलिए मैं ऐसी टेक्निक का इस्तेमाल करता हूं। लेकिन अब घबराइए नहीं, पूरा एक्सप्लेन करूंगा जैसे एक्सप्लेन करता हूं। तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट का जो कॉज है वो व्हाइट लाइट में जो कंस्टिट्यूएंट कलर्स हैं उनकी वेवलेंथ, डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट कलर की वेवलेंथ, जैसे ही आप किसी दूसरे मीडियम में जाओगे स्पीड डिक्रीजेज होने की वजह से उनकी वेवलेंथ कम हो जाती है। यही उसका रीजन है। डिस्पर्जन का जो रीजन है वो क्या है? डिफरेंट कलर की लाइट
की वेवलेंथ डिफरेंट मीडियम के अंदर डिफरेंट होती है, इस वजह से लाइट डिस्पर्स कर जाती है। क्या कर जाती है? लाइट फट जाती है। डिस्पर्स करने का मतलब स्प्लिट कर जाना। जितने कंस्टिट्यूएंट कलर हैं, जितने उसके हिस्से, आप जानते हैं व्हाइट कलर के 7 हिस्से होते हैं, तो वो सातों में डिस्पर्स। तो व्हाट इज द कॉज ऑफ द डिस्पर्जन? द कॉज ऑफ द डिस्पर्जन इज ओनली द वेवलेंथ ऑफ द कलर ऑफ द लाइट। प्रिज्म हैज नो रोल, medium has no role in splitting the white light. That why I mentioned the 4 points here. Violet color is deviated most and red color least. रीजन इसके पहले वाले बोर्ड पर लिखा हुआ था, डिस्पर्जन अकर्स ओनली एट द फर्स्ट सरफेस, बोथ सरफेस पर नहीं, और लेकिन डेविएशन दोनों सरफेस पर अकर होता है। उसके बाद अ प्रिज्म डज नॉट प्रोड्यूस कलर्स बट इट इज ओनली स्प्लिट्स द वेरियस कलर प्रेजेंट इन द लाइट इंसिडेंट ऑन इट। यहीं पर आपका खत्म होता है चैप्टर 6A की कंप्लीट थ्योरी। चैप्टर 6A की कंप्लीट थ्योरी खत्म करने के बाद जब आप एक्सरसाइज पर आएंगे तो बच्चों एक्सरसाइज में भी इसके कोई ज्यादा दमवम नहीं है, ठीक है, आपके पास ज्यादा दमवम नहीं है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो मुझसे क्वेश्चन पूछे। अगर आपके पास बुक नहीं है तो मैं भी एक्सरसाइज भी आपको अपलोड करके दे रहा हूँ, आप क्वेश्चंस को करिए बुक को पढ़कर और मेरे लेक्चर्स को सुनकर। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए आप हमसे प्लीज पूछिए, व्हाट्सएप पर पूछिए, वीडियो बना देंगे। 6A में जैसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें आपको करना है। 6B ये जो चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एंड इट्स ब्रॉड क्लासिफिकेशन। स्पेक्ट्रम के बारे में आपको मैं बता चुका हूं। स्पेक्ट्रम इज व्हाट वीआर का स्क्रीन पे ऑब्टेन्ड होना। लेकिन बेटा व्हाइट लाइट सिर्फ 7 कलर नहीं होती। सन से जो रे आती है उसमें 14 डिफरेंट टाइप की लाइट्स होती है, ठीक है। इन पूरी लाइट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, व्हाटसोएवर यू वांट, अरेंज कर देना कि इस रेंज से इस रेंज तक येलो कलर है, इस रेंज से इस रेंज तक वायलेट कलर है, ऐसे ही रेड कलर है, इसके फिर उधर भी कुछ रेज हैं और इसके फिर उधर भी कुछ रेज हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन है पूरा, ये सन से आने वाली रेज का है और इसी को हम पढ़ेंगे 6B में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में क्या है, इसमें एक पहला आएगा गामा रे जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी, उसके बाद फिर एक्स रे, फिर अल्ट्रावायलेट, फिर विजिबल कलर्स। विजिबल कलर्स में 7 रेज हो जाएंगी, फिर इंफ्रारेड रेडिएशन, फिर माइक्रोवेव्स और फिर रेडियो वेव्स। ये आपको याद करना है। कैसे याद करेंगे? GXUVIMR। G का मतलब गामा, X का मतलब एक्स रेज, GXU का मतलब अल्ट्रावायलेट, V का मतलब विजिबल, विजिबल के बाद फिर इंफ्रारेड, इंफ्रारेड के बाद फिर माइक्रोवेव्स और माइक्रोवेव्स के बाद फिर रेडियो वेव्स। अब इसमें आपको करना क्या है, इसमें आपको इस चैप्टर से पूछा क्या जाता है एग्जाम में, वो मैं आपको पहले बता दूं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की एक टेबल बनी हुई है, उस टेबल को आप अपनी कॉपी पे 6B की हेडिंग डालकर बनाएंगे। ये पेज नंबर 140 है नई बुक में, या पुरानी बुक हो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम लिखकर उसके नीचे ये दी हुई है। इसमें क्या क्या है, इसमें जो आपको याद करना है वो ये कि गामा रेस के प्रोड्यूस होने के सोर्सेस क्या हैं और इसके मेथड ऑफ डिटेक्शन क्या है। कैसे पता करेंगे कि गामा रेस कैसे डिटेक्ट की जाती है, एक तो ये हो गया। वैसे एक्सरे कैसे प्रोड्यूस होती है, एक्सरे के सोर्सेस क्या क्या हैं, अल्ट्रावायलेट के सोर्सेस क्या क्या हैं, विजिबल के सोर्सेस क्या क्या हैं, सन के अलावा, मतलब सन तो है ही, सन के अलावा और कौन कौन से सोर्स हो सकते हैं ये, ठीक है। और कौन कौन से सोर्सेज इन तमाम रेडिएशंस के हो सकते हैं, गामा रेस के, एक्स रेस के, अल्ट्रावायलेट के, विजिबल के, इंफ्रारेड के, रेडियो वेव के, माइक्रोवेव के। तो ये आपको पता करना है, ठीक है। ये आपको इस सोर्स और उस टेबल के अंदर आपको हर रे का अलग से सोर्स दिया हुआ है और मेथड ऑफ डिटेक्शन दिया हुआ है। तो एक तो ये आप उस टेबल से पढ़ लेंगे, आपकी जानकारी के लिए, ठीक। उसके बाद आपको जो इम्पोर्टेंट है वो गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट और उसके बाद विजिबल, इंफ्रारेड, प्रॉपर्टीज ऑफ इंफ्रारेड और हार्मफुल
इफेक्ट ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन। ये पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है जो कि नॉलेज बेस्ड है। इसमें अगर कोई टेक्निकल टर्म आपके नहीं समझ में आ रहा है तो उसे आप मुझसे पूछ लें, वरना इसमें जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो ये कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की पार्टिकुलर रेस का डिटेक्शन कैसे होता है या उसका सोर्स क्या है, एक तो ये इंपॉर्टेंट। दूसरे, यहां पर जो रेडिएशंस हैं गामा रेस, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, एक तो ये आपको पढ़ लेना, और दूसरे इनके यूजेस क्या है। वैसे ही एक्सरे की प्रॉपर्टीज क्या है और उनके यूजेस क्या है, अल्ट्रावायलेट रेज की प्रॉपर्टीज क्या है, यूजेस क्या है, ये आपको पढ़ लेना। तो कैसे याद रखेंगे कि कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, GXUVR, GXUVIMR, GXUVIMR। अब आपको इसमें एक स्पेक्ट्रम का चित्र भी दिया हुआ है, वो आप बना लेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आई विल ऑलवेज बी देयर फॉर हेल्पिंग यू आउट इन दिस चैप्टर, बट इन माय पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप इसकी एक्सरसाइज ओपन करके देखेंगे तो आपको इसमें सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस मिलेंगे। आप चैप्टर को एक बार थारोली रीड करके और वो 2-3-4 टेबल बनाने के बजाय अगर आप इसका 6B की एक्सरसाइज कर लें तो आपको ज्यादा बेटर प्रिपरेशन मिल जाएगी इन कंपेरिजन टू इसे बार बार रटने के। तो अगर आप इसकी एक्सरसाइज करें तो एक्सरसाइज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये नॉलेज बेस्ड है तो आप चैप्टर को रीड कर लीजिए। चैप्टर को रीड करने के बाद एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिए हुए उनको ढूंढ लीजिए, है ना। अगर कर पाते हैं तो ठीक, नहीं कर पाते हैं तो फिर हम आपकी मदद करेंगे। वैसे भी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं कैसे आपको 6B को हैंडल करना है। अब हमारा अगला टारगेट रहेगा 6C। इसकी भी वीडियो आपको आज ही मिलेगी, ठीक है। उसके बाद हम फिर वापस लौटेंगे मैकेनिक्स में न्यूमेरिकल के साथ डीलिंग करने के लिए। वीडियो को सीरियसली देखिए, जब टाइम मिले कायदे से देखिए और नोट कीजिए और पढ़िए। वैसे रिड्यूस सिलेबस की भी इंफॉर्मेशन हम आपको देते हैं 1-2 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। चलिए साहब।